दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस प्रोग्राम को पसंद करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज जब हम इसको आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय में हमारे देश में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट गई है। आप जानते हैं कि बेंगलुरु में वो आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ मच गया और भगदड़ मचने से कई लोगों के कुचल जाने और कुचल कर मरने की बेहद बेहद दुखद खबर है। इनके प्रति गहरी संवेदना और इनके परिजनों के प्रति गहरी सहानुभूति है। हम सब की सहानुभूति होनी चाहिए। खेल का आनंद लेने के लिए जो लोग गए थे और अपने खिलाड़ियों से मोहब्बत करने वाले लोग जो उनको देखना चाहते थे, किसी ललक में एक झलक देखने के लिए इतना बड़ा हादसा हो गया, यह बहुत ही दुखद है। ठीक है कि मुआवजा की घोषणा भी सुनने में आ रही है, लेकिन उसका जो दायित्व है, उत्तरदायित्व भी निर्धारित जरूर किया जाना चाहिए कि किन लोगों की नाकामी से, किन लोगों के इंतजाम में, उनकी लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ हो जाती है। इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। उधर जानते ही हैं आपके असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में जल प्रहार, जल हत्या और भूदस्तान यानी कि बाढ़ और भूदस्तान के कारण भी कई लोगों के मरने की बहुत बेहद दर्दनाक खबरें आ रही है। पूरी दुनिया में मनुष्यता के प्रति और मानवीय जीवन के प्रति जैसी स्थिति हो गई है, उन सबों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए। मुआवजा की बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन मुआवजा से क्या बात बनती है। देखिए, फिलहाल बात करते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ कल घोषणा हुई है मानसून सत्र की, ऐसा समझा जाता है कि इमरजेंसी को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना था या बुलाया जा सकता था। इस तरह के संकेत काफी पहले से ही मिल रहे थे, लेकिन इस बीच पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी घटना हुई और उस घटना की में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या हो गई और धन पूछकर हत्या हो गई। हम सभी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई और जाहिर है कि जवाबन ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत की सेना ने अपनी शक्ति, अपने पराक्रम का इस्तेमाल संयम और संतुलन के साथ किया। पूरा देश सेना के शौर्य और संतुलन और संयम को पूरे देश ने सलाम किया। लेकिन कुछ सवाल सरकार से भी तो बनता ही है ना, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, तो सरकार से ही हमारा सवाल होता है कि सरकार अपनी भूमिका के बारे में और अपनी जानकारी अपने लोगों के बीच में साझा करे। यह सच है कि ऐसी स्थिति में बहुत हद तक ऐसी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाना चाहिए, गोपनीय रखा जाता है और जाहिर है कि बहुत हद तक अगर इसे आम कर दिया जाएगा तो हो सकता है सुरक्षा के मामलों में कोई लापरवाही हो जाए। तो सुरक्षा के मामलों में किसी प्रकार के समझौते या कोई चूक हुए बिना किसी भी हद तक इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को इस पर बात नहीं करनी चाहिए? क्या उनको अवगत नहीं कराया जाना चाहिए? क्या वे ही लोग सब तय कर लेंगे जिन्हें बहुमत हासिल है? आखिर विपक्ष की राजनीति को भी तो जनता ने ही वोट दिया है। अब इस बीच में अफवाहों का बाजार भी काफी बीच बीच में गर्म हो जाता है। देखिए, सुरक्षा की चूक की बात तो सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से मानी गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री ऐसी किसी सर्वदलीय बैठक में खुद शामिल नहीं हो पाए थे। अब जानते हैं उस समय में वो मधुबनी में थे और किन कारणों से शामिल नहीं हो पाए थे, यह भी है, इस बात को भी हम जानते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी राजनीतिक दलों ने विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की थी, बयान दिया, सरकार को पत्र लिखा, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल राजी नहीं दिखी। अब तो सरकार की तरफ से घोषणा हो गई है कि 21 जुलाई 2025 से 12 अगस्त 2025 तक मानसून सत्र होगा। यानी साफ है संकेत कि विशेष सत्र नहीं, विशेष सत्र संसद का इस मामले में नहीं होगा। आतंकी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसके संदर्भ में कोई विशेष सत्र नहीं होगा, यह तय हो गया। क्या पता
लेकिन अभी तो ऐसा ही लगता है। जाहिर है कि इस हाल में सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर और बिलों पर चर्चा होने की संभावना है। देखिए, पहले तो जो परंपरा रही है, जो देखा गया कि 20 से 21 दिन की सूचना पर संसद सत्र बुलाया जाता रहा है, लेकिन इस बार 23 दिन चलने वाले मानसून सत्र की सूचना 40 दिन पहले कर दी गई है। अब ये काफी अंतर है। ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन की तरफ से जो विशेष सत्र बुलाए जाने के लिए मांग की गई थी, जो पत्र वगैरह लिखा गया था सरकार को, तो उससे एक दबाव बना था और उस दबाव को झटकने के लिए, हटाने के लिए सरकार ने समय से पहले, बहुत पहले मानसून सत्र की घोषणा कर दी। तो इस घोषणा के पीछे के इरादे और सरकार की मंशा को भी समझना होगा, और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां तो इस पर तरह तरह से सवाल उठा ही रही। और जब वो सवाल उठा रहे हैं तो लगता है कि उनके सवालों में दम है। इंडिया गठबंधन हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, तो वे तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाइए, बताइए। आप सांसदों को, सर्वदलीय विभिन्न दलों के सांसदों को विदेश भेजा गया भारत की स्थिति को सब दुनिया के सामने रखने के लिए, विभिन्न देशों के सामने रखने के लिए। अब वे क्या कामयाब हुए, कितना रख पाए, इस विषय में तो सरकार ही कुछ बोल सकती है। और जो तरह तरह की जो बातें चल रही है सोशल मीडिया पर भी, उन बातों में से ऐसा लगता है कि हमारी टीमों को बहुत सफलता तो नहीं मिली है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री से जब वो स्वदेश में आ गए हैं, तो प्रधानमंत्री से भारत आने के बाद उनकी बातचीत होगी। 10 जून या उसके आसपास की बातचीत हो सकती है, तो आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन इस बीच सरकार ने जातिवार जनगणना की घोषणा की। अब देखिए कि जातिवार जनगणना एक जरूरी मुद्दा है, विपक्ष इसको उठाता रहा है। खास करके राहुल गांधी ने तो संसद में छाती ठोक कर, टेबल ठोक करके कहा था कि इसी सदन से, इसी सरकार से जाति जनगणना करवा करके दम लूंगा। आपको याद होगा उसमें उनकी जाति को लेकर भी सवाल पूछा गया था, और एक बड़े सांसद ने कहा था जिनकी जात का पता नहीं है वे जाति जनगणना की बात करते हैं। लेकिन अब तो सरकार कह रही है, और सरकार की पूरी मिशनरी लगी हुई थी जाति जनगणना, जातिवार जनगणना के खिलाफ एक माहौल बनाने में। लेकिन अचानक सरकार के फैसले ने उन सबका रुख ही मोड़ दिया है, बदल दिया है या तोड़ दिया है। तो जो भी हो, तो उस समय तो राजनीतिक सरकार जातिवार जनगणना के लिए राजी हो गई। यह बात तब कही गई थी जब जो पहलगाम की घटना के परिप्रेक्ष्य में हमारे मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी, उसमें यह बात कही गई। उसके बाद आकर के यह बात कही गई, और तब से लेकर के कोई सुबुगाहट नहीं। और अभी जब हमारी टीम बाहर लौट के आई है और विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही है, तब सरकार ने उसकी एक तारीख की घोषणा कर दी है, और जो 26 अक्टूबर 2026 में पहले जो होगा उसका। और जाहिर है कि सरकार यह चाहती थी कि राजनीतिक दलों में, खास करके विपक्षी दलों में, जाति जनगणना के श्रेय को लेकर के, क्योंकि जातिवार जनगणना जब होगी तो ये बहुत लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, तो इसके श्रेय लेने की होड़ भी लग जाएगी। और जो पार्टी सत्ता में है, जाहिर है कि वो इसका सबसे ज्यादा श्रेय लेना चाहेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियों में भी जो लोग हैं वो इनका श्रेय लेना चाहेंगे। अब इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भले ही संसद में छाती ठोकर या टेबल ठोकर कुछ कहा हो, तो लेकिन सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से और किसी भी कीमत से जाति जनगणना के पर जो सरकार राजी हुई है, इसका श्रेय कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए। और खास करके राहुल गांधी को तो बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए कि राहुल गांधी एक ऐसी स्थिति में हमेशा रहते हैं जो सरकार को इस तरह से घेरते हैं कि सरकार को कोई जवाब सूझता नहीं है। कई चीजें वो पहले ही कर देते हैं, जैसे अभी यूक्रेन में जो घटना घटी, यूक्रेन ने जो रूस पर आक्रमण किया और जो तबाह कर दिया उसके सैनिक अड्डे को, हवाई अड्डे को, तो उससे यह बात बिल्कुल साबित हो गई कि ड्रोन क्या कर सकता है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ही ड्रोन की बात कही थी कि ड्रोन पर हमें केंद्रित होना चाहिए, और राफेल की बात भी वो बार बार उठा रहे थे। तो वो तमाम मुद्दे सामने आ गए हैं, तो उन मुद्दों पर संसद में
चर्चा होती है अगर विशेष सत्र बुलाते तो। अब मानसून सत्र में तो और भी बहुत सारी चीजें रहती है, कोई उसके लिए तो डेडिकेटेड सत्र होगा नहीं। लेकिन यह बात जरूर है कि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया था उन मुद्दों पर सरकार भले कुछ न बोले, लेकिन पूरी दुनिया में तो ये बात चल रही है ना। अगर वो अफवाह है तो सरकार का काम ही है कि इसको रोकना चाहिए। फिर जिस ढंग से सीज फायर करवाया गया और कहा गया कि उन्होंने उनकी मध्यस्थता में हुई तीसरे पक्ष की, नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है कि भारत को अपमानित करने का कोई भी अवसर वो चूकना नहीं चाहते हैं, बल्कि बिल्कुल नहीं चूकते हैं। पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री से उनकी कोई व्यक्तिगत खटपट है या खटास है, क्या है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत बहुत बड़ी है, इसकी राजनीतिक विरासत भी बहुत है और दुनिया में इसकी अपनी एक अहम भूमिका रही है। तो भारत को इक्वेटेड करके इस ढंग से और पाकिस्तान के संग जिस ढंग से हैफिनेटेड कर दिया गया, एक स्तर पर लाके खड़ा कर दिया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आज नई परिस्थितियों में भी इस पर खास तरह से सोचना चाहिए कि वे क्या करें। अब जाहिर है कि इन तमाम बातों पर चर्चा होनी थी और इमरजेंसी पर भी अगर चर्चा सरकार करती, जैसे कि उम्मीद थी कि 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुई थी, तो उसके भी विभिन्न पहलुओं पर बात होती। उसी इमरजेंसी विरोध की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक वैधता, एक स्वीकृति परम आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के इससे मिले आशीर्वाद से या उनके सहयोग से या उनके भरोसे से मिली थी इसी इमरजेंसी विरोध में। तो इस इमरजेंसी का को क्यों लगाया गया था, कौन सी परिस्थितियां थी, इमरजेंसी का समर्थन कोई कर नहीं सकता क्योंकि जनता को हर हाल में लोकतंत्र प्रिय है। लेकिन इमरजेंसी में जो कुछ घटनाएं घटी उसके बाद या इमरजेंसी रहते तमाम बातों पर चर्चा होती और सरकार जिस ढंग से चर्चा नहीं करवाना चाहती है, और साथ ही यह भी चर्चा होती जो घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी में क्या अंतर है। और ये राजनीतिक चर्चा थी तो खैर उन्होंने नहीं बुलाया और उन्होंने न इस पर बुलाया न उससे बुलाया। अब अक्टूबर 2026 से जातिवार जनगणना की तारीख घोषित कर दी गई है, तो फिर से इरादा साफ साफ समझ में आ सकता है, यह कोई छिपी छिपाई बात है नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए संसद सत्र में क्या होगा, ये माहौल बिल्कुल चुनावी हो गया है और खास करके बिहार को लेकर के ही सारे उपक्रम हो रहे हैं। आपके ध्यान में होगा कि जब प्रधानमंत्री विदेश से आए थे तो सीधे बिहार गए थे और यहाँ सर्वदलीय बैठक जो हो रही थी ऑल पार्टी मीटिंग में, उसमें शामिल होकर के बिहार गए थे। हाँ, बिहार जाकर के उन्होंने बड़ी कड़ी भाषा में और अंग्रेजी में बताया था कि इसका जवाब वो कल्पना से परे जाकर के इसका जवाब दिया जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन संसदीय जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें वो नहीं आए थे, बाद में भी नहीं आए, उनकी व्यवस्थाएं अपनी होती है। तो बिहार में चुनाव है, चुनावी साल है, तो बिहार के चुनाव को लेकर के वो काफी चिंतित है या सक्रिय है या उनके एजेंडा में उसका पहला नंबर है। तो बिल्कुल माहौल बिल्कुल चुनावी है और इरादा मानसूनी है। अब ये बात तो समझ में किसी को भी आ सकती है। और इस बीच में जो राजनीति की भाषा हो गई है, ऐसी मायावी भाषा हो गई है कि कहते कुछ है, अर्थ कुछ निकलता है, बात कुछ होती है। जनता को स्पष्ट संदेश चाहिए, एक दूसरे पर तंज कसने की राजनीति से सरकार को बाज आना चाहिए और इस पर नागरिक समाज को भी सोचना चाहिए, हमको, आपको और तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि एक सुस्पष्ट भाषा में हमारे पास ये तमाम बातें होनी चाहिए। हमने पिछले वीडियो में फंडामेंटल इंडिया के इस चैनल पर ही कुछ फंडामेंटल्स की बात की थी, कुछ बुनियादी चीजें हैं उसकी बात की थी। उसी क्रम में आज मैं यह भी करता हूँ, भाषा पर भी बात की थी। मैं यह कहता हूँ कि साफ सुथरी और मर्यादा के अनुकूल भाषा का इस्तेमाल हमें अपने राजनीति से करनी चाहिए। हमारे राजनीतिक अनुकूलता में, हमारे फंडामेंटल्स में, हमारी बुनियाद में यह बात है कि हम एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे की इंटीग्रिटी और डिग्निटी को कभी खंडित नहीं करेंगे। लेकिन ये जो हमारे अगुवा लोग हैं, यही लोग एक दूसरे की इंटीग्रिटी और डिग्निटी को हमेशा क्वेश्चन किए रहते हैं। आम आदमी की तो बात ही क्या। तो आप सबों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को पसंद करें और अपनी टिप्पणी जरूर। आपकी टिप्पणी से हमें एक दिशा मिलती है। मैं
बिल्कुल नया हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं उस हो हंगामे के साथ अपनी बात आप तक नहीं पहुँचा सकता हूँ, लेकिन किसी भी रूप में अगर यह बात आप तक पहुँचती है तो अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएँ। इसको लाइक करें, चैनल को लाइक करें और ताकि बात को आगे बढ़ा सकें, दोस्तों के बीच में से साझा कर सकें और एक राय तो बननी ही चाहिए। आज के लिए तो इतना ही। जी बस नमस्कार और फिर मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद। तब तक